रात के 11 बजे थे। लंदन शहर के एडिनबर्ग इलाके की सड़कें सुनसान और खामोश थीं। राहगीरों की आवाजाही बहुत कम थी। सड़क किनारे एक हॉस्टल की चौथी मंजिल पर मैरियट रहता था। वह एडिनबर्ग विश्वविद्यालय का छात्र था। इस हॉस्टल में उसके जैसे कुछ छात्र और सामान्य क्लर्क नौकरी पेशा लोग रहते थे। मैरियट मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। दरवाजे पर कुंडी लगी थी। वह कई बार परीक्षा में फेल हो चुका था, इसलिए उसके माता पिता ने धमकी दी थी कि यह उसका आखिरी मौका है और वे अब और पैसे खर्च नहीं कर सकते। मैरियट ने यह बात ध्यान में रखते हुए इस बार जी जान लगा दी थी। उसे इस बार परीक्षा पास करनी दी थी क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह कई हफ्तों से इसी लगन से पढ़ाई कर रहा था। उसके परिचित यह बात जानते थे, इसलिए उसकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं डालते थे। अचानक कॉलिंग बेल बजी। इतनी रात को बेल बजने की आवाज सुनकर मैरियट हैरान रह गया। मकान मालकिन रोज ठीक रात 10 बजे खाना खाकर सो जाती थी। इसके बाद दरवाजे पर बेल बजने पर वह न सुनने का बहाना करती थी। मैरियट ने सोचा कि वह आगंतुक के आने का उद्देश्य जानकर उसे विदा कर देगा, इसलिए वह दरवाजा खोलने के लिए अपनी मेज छोड़कर उठा। पत्थर की सीढ़ियों से उतरते हुए मैरियट को फिर से बेल बजने की आवाज सुनाई दी। गुस्से और झुंझलाहट के साथ वह तेजी से नीचे आया। दरवाजा खोलकर बोला, सब जानते हैं कि मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं और इस बेवक्त क्यों परेशान किया जा रहा है। किताब हाथ में लिए मैरियट दरवाजा खोलकर अपनी धुन में बड़बड़ा रहा था, लेकिन आगंतुक कहाँ था? जूतों की खड़खड़ाहट इतनी करीब और इतनी जोर से सुनाई दे रही थी कि लग रहा था जैसे पैर पहले आ रहे हो। आगंतुक जो भी रहा हो, मैरियट उसे बेवक्त काम में बाधा डालने के लिए कड़ी बातें सुनाने को तैयार था। वह देर तक उसी तरह खड़ा रहा। आगंतुक का कोई अता पता नहीं था। पैरों की आवाज बहुत करीब से आ रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब डर से उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। एक बार उसने सोचा कि वह चिल्लाकर अदृश्य आगंतुक को बुलाएगा, फिर सोचा नहीं। दरवाजा बंद करके वह फिर से ऊपर जाकर पढ़ाई में मन लगाएगा। मैरियट यह सब सोच ही रहा था कि अचानक जूतों की आवाज बिल्कुल करीब सुनाई दी और आगंतुक दिखाई दिया। आगंतुक युवा, छोटा कद, मोटा था। उसका चेहरा चूने जैसा सफेद था। चमकदार आंखों के नीचे काले घेरे थे। घनी दाढ़ी थी, बाल बिखरे हुए थे और कपड़ों की सादगी देखकर मैरियट को वह सज्जन लगा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसके सिर पर कोई टोपी नहीं थी, यहां तक कि उसके शरीर पर ओवरकोट या हाथ में छाता भी नहीं था, जबकि शाम से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। उस व्यक्ति को देखकर मैरियट के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। वह पूछना चाहता था, आप कौन हैं और इतनी रात को यहां क्यों? सड़क की गैस की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। मैरियट चौंक गया। उसने आगंतुक को पहचान लिया। फील्ड, तुम जिंदा हो? डर से मैरियट का दम घुटने लगा। मैरियट इसी फील्ड के साथ एक ही स्कूल में पढ़ता था। उसने जो भविष्यवाणी की थी वही हुआ था। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। उसके बाद उससे केवल एक बार ही मुलाकात हुई थी। मैरियट के घर के पास ही फील्ड रहता था, इसलिए मैरियट को अपनी बहनों के जरिए सारी खबरें मिलती रहती थी। फील्ड बेकाबू जीवन जीता था। शराब, अफीम, चरस के नशे में धुत रहता था। वह पूरी तरह से बिगड़ गया था। मैरियट का गुस्सा और झुंझलाहट पल भर में दूर हो गई। उसने उसे अंदर आने को कहा। बोला, लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। अंदर आओ, सब सुन रहा हूं। मुझे सब खुलकर बताओ, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। मैरियट और क्या कहे, उसे समझ नहीं आया। बस वह अटकता रहा। फिर खुद को संभाला, मुख्य दरवाजा बंद किया और दोस्त को लेकर मैरियट हॉल की तरफ बढ़ने लगा। फील्ड बहुत थका हुआ और क्लांत था। उसके डगमगाते पैरों को देखकर ही समझा जा सकता था। चेहरा देखकर लग रहा था, कि उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। मेरे साथ आओ,
तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूं। मैं खाने जा रहा था, तुम ठीक समय पर आए हो। फील्ड की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। वह इतनी कमजोरी से चल रहा था कि मैरियत ने उसका हाथ पकड़कर उसे चलाया। पहली बार उसने देखा कि फील्ड के कपड़े उसके शरीर पर बिल्कुल फिट नहीं थे, बहुत ढीले ढाले लग रहे थे। उसका विशाल शरीर कंकाल जैसा था। मैरियत फील्ड को कमरे में ले जाकर सोफे पर बिठाया। वह यह सोचकर हैरान था कि फील्ड कहां से आया और उसे उसका पता कैसे चला। फील्ड, तुम सोफे पर थोड़ी देर आराम करो, तुम बहुत थके हुए हो। बाद में तुम्हारी सारी बात सुनूंगा, तब हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ तय कर लेंगे। फील्ड सोफे पर चुपचाप बैठा एकटक देखता रहा। मैरियत ने अलमारी से भूरे रंग की पाव रोटी, केक और एक बड़े बर्तन में संतरे का अचार निकाला। गर्दन घुमाकर देखा तो फील्ड की आंखें बहुत चमक रही थीं। मैरियत ने सोचा कि यह जरूर किसी दवा का असर होगा। उसकी हालत बहुत दयनीय थी, शायद उसमें बोलने की शक्ति भी नहीं थी। मैरियट ने कोको बनाने के लिए स्पिरिट लैंप जलाया। जब पानी उबल रहा था तब उसमें खाने की मेज को सोफे के पास खींच लिया ताकि फील्ड को कुर्सी पर उठकर बैठने में तकलीफ न हो। आओ, अब खाते हैं, फिर पाइप पीते हुए बातें करेंगे। मैं इस बार परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। हालांकि मैं अभी बहुत व्यस्त हूं, फिर भी तुम्हारे जैसे दोस्त को पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैरियत ने फिर फील्ड की तरफ देखा तो उसका मेहमान दोस्त उसकी तरफ ही एकटक देख रहा था। मैरियत के सिर से पैर तक एक सिहरन दौड़ गई। फील्ड का चेहरा मरे हुए व्यक्ति जैसा पीला था। उसके चेहरे पर दर्द और तकलीफ के निशान उभरे हुए थे। अरे, बिल्कुल भूल ही गया था, कहकर अलमारी से शराब की बोतल और गिलास निकाले। गिलास में शराब डालकर फील्ड को दी। फील्ड ने बिना पानी मिलाए उसे एक ही घूंट में खत्म कर दिया। मैरियट ने देखा कि फील्ड का कोट धूल से भरा था, कंधे पर मकड़ी का जाला था, कोट सूखा और खुरदुरा था। बारिश भरी रात में फील्ड आया था, टोपी, छाता, ओवरकोट कुछ भी नहीं, फिर भी सूखा यहां तक कि धूल से भरा। मैरियट इस बात का अर्थ किसी भी तरह से नहीं समझ पा रहा था। क्या फील्ड इसी घर में कहीं छिपा हुआ था? फिर भी मैरियट ने कुछ नहीं पूछा। उसने तय कर लिया था कि फील्ड के खाने और सोने तक उससे कोई बात नहीं पूछेगा। खाना और नींद दोनों ही अभी उसकी बहुत जरूरतें थीं। थोड़ा स्वस्थ होने तक फील्ड से कुछ भी पूछना ठीक नहीं होगा। वे दोनों खाने लगे। मैरियत अकेला ही बातें कर रहा था, अपने बारे में, अपनी परीक्षा के बारे में, बूढ़ी मकान मालकिन के बारे में। लगातार बोलता रहा। मैरियत की खाने की कोई इच्छा नहीं थी। वह हाथ में खाना लेकर छेड़छाड़ कर रहा था। हालांकि फील्ड तेजी से निगल रहा था। एक भूखे व्यक्ति की इस तरह ठंडा बासी खाना खाने की इच्छा देखकर मैरियत सोच रहा था कहीं फील्ड के गले में खाना अटक न जाए। लेकिन फील्ड जितना भूखा था उतनी ही उसे नींद भी आ रही थी। बीच बीच में उसका सिर आगे की तरफ झुक रहा था, मुंह में खाना चबाना बंद हो रहा था। मैरियत बार बार उसे झकझोर कर जगाता रहा और फील्ड जानवर की तरह गुर्राकर खाना मुंह में भरता और पतली गर्दन से निकल जाता। तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। फील्ड ने कुछ नहीं कहा। वह अपनी जगह पर लगभग सो चुका था। थकी हुई और कृतज्ञ आंखों से उसने एक बार ऊपर देखा। अब तुम्हें थोड़ी नींद की जरूरत है, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे पूरी रात पढ़ाई करनी होगी। तुम मेरे बिस्तर पर आराम से सो जाओ। कल थोड़ा देर से नाश्ता करेंगे, कैसा रहेगा? और देखते हैं क्या किया जा सकता है। कमरे के घुटन भरे माहौल को हल्का करने के लिए मैरियट ने कहा। फील्ड जैसे मौत की खामोशी पाले हुए था। उसकी चुप्पी को सहमति का संकेत मानकर मैरियट उसे अपने छोटे बेडरूम में ले गया। फील्ड जमींदार का बेटा था। उनका विशाल महल था। उसके लिए ये छोटा सा मामूली कमरा महज गुड़िया घर जैसा था। थका हुआ फील्ड बिना धन्यवाद दिए या शिष्टाचार कर ढोंग किए दोस्त के सहारे पैर घसीटते हुए कमरे में गया। मैरियट ने उसे उसके कपड़ा सहित बिस्तर पर लेटा दिया। दरवाजे के पास खड़े होकर
मैरियट ने कुछ देर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अगले ही पल उसे चिंता हुई कि इस बिन बुलाए मेहमान के साथ कल वह क्या करेगा। लेकिन ज्यादा देर तक यह सोच उसे परेशान नहीं कर पाई, क्योंकि परीक्षा का तनाव उसे बहुत परेशान कर रहा था। दरवाजे पर कुंडी लगाकर वह फिर से किताब लेकर पढ़ने बैठ गया। मटेरिया मेडिका के जिस हिस्से से नोट बनाते हुए वह कॉलिंग बेल सुनकर उठा था, वहीं फिर से ध्यान लगाया, लेकिन वह काफी देर तक एकाग्र नहीं हो पाया। उसका विचार केवल उस मूर्ति पर घूम रहा था। सफेद पीला मरे हुए व्यक्ति जैसा चेहरा, अजीब जलती हुई आंखें, भूखा और मैला कुचैला वेश, कपड़े और जूते पहने फील्ड का बिस्तर पर लेटा होना। अचानक मैरियट को एक शपथ याद आ गई। ओह, बिल्कुल भूल गया था। मैरियट को आधे खुले दरवाजे से छोटे बेडरूम से गहरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। थके हुए क्लांत व्यक्ति की गहरी नींद उसे भी बिस्तर की तरफ खींच रही थी। थोड़ी देर सो लिया जाए, बहुत नींद आ रही है। तब बाहर ठंडी हवा साए साए कर रही थी। खिड़की के शीशों और सड़क पर मूसलधार बारिश हो रही थी। लेकिन किताब पढ़ते पढ़ते उसे बगल वाले कमरे के व्यक्ति की भारी और गहरी सांसें साफ सुनाई दे रही थी। पहले तो या तो कमरे के अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, या फिर इतनी देर तक रोशनी में बैठे रहने के कारण उसकी आंखें चौंधिया गई थीं। उसे कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था। सफेद परत फिर धीरे धीरे बिस्तर की तरफ देखते ही उसने देखा कि उस पर एक सोते हुए शरीर की रेखा धीरे धीरे आकार ले रही थी। फिर अंधेरे में अजीब तरह से वह बढ़ने लगी। बिस्तर की सफेद चादर पर एक लंबी काली मूर्ति साफ दिखाई दे रही थी। मैरियट मन ही मन हंसा। फील्ड जरा भी नहीं हिला था। कुछ पल उसे देखकर मैरियट फिर से किताब के पास लौट आया। लगातार बारिश और तेज हवा चल रही थी। बाहर गाड़ियों की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन दूध की गाड़ी चलने का समय अभी नहीं हुआ था। मैरियट पढ़ाई कर रहा था। नींद आ रही थी, इसलिए बीच बीच में नींद भगाने के लिए कॉफी के कप में चुस्की ले रहा था। उसी दौरान फील्ड की गहरी सांसें उसके कानों में आ रही थी। बाहर तब भी तूफान थमा नहीं था, साथ में लगातार बारिश। कमरे में असीम सन्नाटा। टेबल लैंप की रोशनी मेज पर फैली हुई थी। बाकी कमरा पूरा अंधेरा था। छोटा बेडरूम जहां फील सोया हुआ था, वहां जहां बैठा था, ठीक उसके सामने था। उसकी पढ़ाई में बाधा डालने जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन बीच बीच में तूफान के झोंके खिड़की पर पड़ रहे थे और उसे हाथ में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। ये दर्द कैसे हुआ, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। काफी दर्द हो रहा था। मैरियट याद करने की कोशिश कर रहा था कि कब, कैसे और कहां उसके हाथ में चोट लगी थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। नीचे सड़क पर गाड़ियों की आवाज से उसे होश आया। उसने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 4 बजे थे। मैरियट कुर्सी पर टेक लगाकर जोर से जम्हाई ली, फिर उठकर खिड़की के पर्दे हटा दिए। तूफान और बारिश रुक गई थी। बाहर घने कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैरियट नाश्ते से पहले सोफे पर लेटकर बाकी 4 घंटे सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तब भी उस बेडरूम से गहरी सांसें लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। और एक बार फिर चुपचाप आधे खुले दरवाजे के छेद से झांककर सुबह की हल्की रोशनी में बिस्तर साफ दिखाई दिया। बिस्तर पर कोई नहीं था। उसने एक बार अपनी आंखें अच्छी तरह से मली। फिर मैरियट ने आंखें मली और बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखता रहा। आश्चर्य से उसका मुंह खुला रह गया। बिस्तर खाली था। कमरे में भी कोई नहीं था। फील्ड के पहले आगमन पर मैरियट के मन में जो डर जागा था, वह डर अचानक उसे फिर से महसूस होने लगा। इस बार जैसे और भी ज्यादा।
साथ ही उसे अपने बाएं हाथ में धड़कन और दर्द महसूस होने लगा, और भी ज्यादा दर्द महसूस कर रहा था। आश्चर्य से हतप्रभ होकर मैरियट खड़ा रहा। सोचने की शक्ति धीरे धीरे खो रहा था। वह सिर से पैर तक कांप रहा था। बहुत कोशिश के बाद उसने हिम्मत बटोरी और साहस के साथ बिस्तर की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि बिस्तर पर जहां फील्ड सोया हुआ था, वहां शरीर के दबाव से एक निशान बन गया था, तकिए पर सिर रखने का निशान। नीचे की तरफ बिस्तर पर जहां बूट पहने पैर रखे थे, वहां गड्ढा हो गया था, और वह बिस्तर के इतने करीब था कि उसे सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। फील्ड, तुम कहां हो? क्या तुम बाथरूम गए हो? कहां तुम? कोई जवाब नहीं। बिस्तर से तब भी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैरियट की अपनी आवाज उसे अपने कानों में अजीब लग रही थी, और उसने नहीं बुलाया। घुटनों के बल बैठकर बिस्तर के ऊपर नीचे अच्छी तरह से जांच की। अंत में उसने गद्दा हटा दिया। एक के बाद एक चादरें उठाकर देखने लगा। हालांकि फील्ड दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी उसे उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वह छिप सकता था। उसने चारपाई को दीवार से खींचकर दूर किया, फिर भी आवाज लगातार आती रही। इस थका देने वाली स्थिति में मैरियट अपना दिमाग ठीक रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार वह डगमगा रहा था। वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसने पूरे कमरे, बाथरूम को अच्छी तरह से खोजा। कहीं किसी का कोई निशान नहीं था। कमरे के ऊपर की छोटी खिड़की बंद थी, लेकिन वह बिल्ली के जाने जितनी चौड़ी भी नहीं थी। बैठक के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उस रास्ते से फील्ड बाहर नहीं जा सकता था। अजीबोगरीब विचार मैरियट के मन को बेचैन कर रहे थे। उसका अंदर से सब कुछ उथल पुथल हो रहा था। फिर उसने बिस्तर को उलट पलट कर अच्छी तरह से देखा। दोनों कमरे, बाथरूम फिर से खोजे। नहीं, कहीं कुछ नहीं था। उसे पसीना आ रहा था। कमरे के कोने में बिस्तर पर जहां फील्ड सोया हुआ था, वहां से तब भी सांसों की आवाज आ रही थी। तब उसने दूसरे तरीके से कोशिश की। चारपाई जहां थी वहीं खींच कर ले आया और उस बिस्तर पर लेट गया। लेटते ही वह उछलकर बिस्तर छोड़कर फर्श पर खड़ा हो गया। सांस बिल्कुल उसके गाल पर पड़ रही थी। तेजी से मैरियट पढ़ाई वाले कमरे में लौट आया और सारी खिड़कियां खोल दी। कमरे में रोशनी और हवा फैल गई। उसने पूरी घटना पर धीरे धीरे शांति से विचार करने की कोशिश की। वह जानता था कि जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं और कम सोते हैं, उनके मन में तरह तरह के काल्पनिक, अवास्तविक विचार उठकर उन्हें परेशान करते हैं। फिर उसने अपने मन को शांत किया और रात की घटनाओं का एक एक करके विश्लेषण किया, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। इन सब बातों पर गौर करते और विश्लेषण करते हुए अचानक उसके मन में एक आश्चर्यजनक बात आई। फील्ड ने एक बार भी मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला था, उसकी सोच का मजाक उड़ाने के लिए। तब भी अंदर के कमरे से लंबी, गहरी और सामान्य सांसों की आवाज आ रही थी। एक अविश्वसनीय, अतार्किक बात। भूतिया विचारों के जाल में फंसकर वह पागलों की तरह अपनी टोपी और बरसाती पहनकर घर से निकल पड़ा। सुबह की ताजी हवा, पेड़ पौधों की जंगली गंध और नम गीली मिट्टी पर घूमकर जब उसे समझ आया कि मन से डर दूर हो गया है और काफी भूख भी लगी है, तब वह घर लौट आया। कमरे में घुसते ही उसने देखा कि एक आदमी खिड़की से टेक लगाए खड़ा है। उसे देखकर मैरियट पहले तो चौंक गया, लेकिन बाद में उसे पहचान लिया। यह उसका दोस्त ग्रीन था, जो उसके साथ परीक्षा देने की तैयारी कर रहा था। पूरी रात बहुत पढ़े हो मैरियट। मैंने सोचा तुम्हारे नोट्स मिला लूं और नाश्ता भी कर लूं, इसलिए तुम्हारे पास चला आया। तुम इतनी सुबह कहाँ गए थे? बाहर? सिर दर्द कर रहा था, इसलिए थोड़ा बाहर घूम आया। ओह! और तभी एक नौकरानी कमरे में आकर गर्मा गर्म दलिया मेज पर रखकर बाहर चली गई। मैरियट,
मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा कोई शराब का आदी दोस्त भी है। मैं खुद भी यह नहीं जानता। लगता है बिस्तर पर कोई आराम से सो रहा है ना? सिर हिलाकर छोटे बेडरूम की तरफ इशारा करते हुए वह उत्सुकता से मैरियट की तरफ देखता रहा। दोनों कुछ पल एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फिर उत्सुकता से मैरियट ने कहा, को तुमने भी सुना? भगवान का शुक्र है। जरूर मैंने सुना। दरवाजा खुला हुआ है। मैंने जो कमरे में प्रवेश किया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। अब मुझे डर नहीं लग रहा। मुझे बात बताने दो। मुझे लगा था कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। तुम जानते हो, इस परीक्षा पर मेरा बहुत कुछ निर्भर करता है। फिर भी मैं पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा हूं। आमतौर पर कोई आवाज, दृश्य या अलौकिक विचारों में डूबे रहने पर ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं सब बकवास। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मेरी बात सुनो ग्रीन। मैं जो कहना चाहता हूं तुम्हें मैं एक के बाद एक बताता जाऊंगा। तुम कोई बाधा नहीं डालोगे। रात ने जो कुछ हुआ था मैरियत ने विस्तार से बताया। हाथ के दर्द की बात भी नहीं छोड़ी। बात खत्म होने पर वह मेज से उठकर कमरे के दूसरी तरफ गया। बोला, अब तुम्हें साफ सांसों की आवाज सुनाई दे रही है ना? ठीक है, अब मेरे साथ आओ। हम दोनों मिलकर कमरे को अच्छी तरह से खोजेंगे। ग्रीन लेकिन कुर्सी से नहीं हिला, बस निष्क्रियता से बोला, मैं पहले ही वहां खोज चुका हूं। मैंने आवाज सुनकर सोचा था कि तुम हो। दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए मैं अंदर चला गया था। मैरियट कोई टिप्पणी नहीं की और दरवाजे को पूरी तरह से खोल दिया। दरवाजा खोलते ही सांसों की आवाज और तेज और साफ होने लगी। कोई जरूर वहां है। कोई वहां है, लेकिन कहां? मैरियट ने आश्चर्य से कहा। फिर से उसके साथ कमरे में घुसने की जिद करने लगा। ग्रीन ने सीधे मना कर दिया और कहा कि वह एक बार कमरे में घुसकर अच्छी तरह से खोज चुका है, लेकिन उसे कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए वह अब अंदर नहीं जाएगा। वे दोनों दरवाजा बंद करके बैठक के कमरे में लौट आए। उन्होंने इस विषय पर चर्चा करना शुरू किया। मैरियट ने कहा, एकमात्र सही और तार्किक व्याख्या जो मिलती है वह मेरे हाथ का दर्द है। हाथ में बहुत तकलीफ हो रही है। कब चोट लगी थी मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तुम्हारा हाथ देखता हूं। मैरियट ने कोट उतारा और कमीज की आस्तीन ऊपर कर ली। हे भगवान, ये तो खून है। देखो देखो, ये क्या है? कलाई के पास एक पतली लाल रेखा, उसके ऊपर ताजे खून की बूंदें। ग्रीन पास आया, झुककर कुछ देर उसे अच्छी तरह से देखा, फिर कुर्सी पर बैठकर उत्सुकता से दोस्त का चेहरा देखने लगा। अनजाने में ही तुमने नाखून से खरोंच ली है। कोई निशान नहीं है। जरूर किसी और कारण से मेरे हाथ में ऐसा दर्द हो रहा है। मैरियट निश्चल होकर एकटक हाथ की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारे रहस्य का समाधान हाथ की त्वचा पर लिखा हो। क्या बात है, मुझे खरोंच में कुछ अजीब नहीं दिख रहा, और वह शायद तुम्हारी आस्तीन के बटन का निशान है। पिछली रात उत्तेजना में है। मैरियट के होठ पीले पड़ गए थे। उसने बात करने की कोशिश की। माथे पर पसीने की बूंदें जमा हो गई थीं। अंत में वह अपने दोस्त के चेहरे पर झुक गया। देखो, वह लाल निशान देख रहे हो? मेरा मतलब है नीचे की तरफ, जिसे तुम खरोच कह रहे हो। अब ग्रीन ने स्वीकार किया कि उसे कुछ दिखाई दिया है। मैरियट ने रुमाल से उसे पोंछकर फिर से उसे अच्छी तरह से देखने को कहा। मुझे दिखाई दे रहा है। लगता है ये एक पुराना घाव का निशान है। यह एक पुराना घाव है। अब सब कुछ याद आ रहा है। सब कुछ क्या? चुप, धीरे, मैं तुम्हें बताऊंगा। यह घाव फील्ड का ही कारनामा है। आश्चर्य से वे एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते रहे। किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली। वह घाव फील्ड का ही बनाया हुआ है। फील्ड? तुम कह रहे हो कल रात?
नहीं, कल रात नहीं, कई साल पहले स्कूल में एक चाकू से हमने एक दूसरे के घावों का खून बदला था। उसने एक बूंद मेरे हाथ पर डाली थी, मैंने भी एक बूंद उसके। हे भगवान, किस लिए? यह एक गहरा दोस्ती का बंधन था। हमने पवित्र प्रतिज्ञा की थी, एक समझौता। मुझे अब सब साफ याद आ रहा है। आज से 7 साल पहले एक बहुत गर्म दोपहर में खेल के मैदान में, और चाकू छीन लिया। तो तुम कहना चाहते हो? मैरियत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कुर्सी छोड़कर सोफे पर थक कर लेट गया। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। ग्रीन भी थोड़ा हतप्रभ हो गया था। वह अकेला ही सारी घटना पर फिर से विचार करने लगा। उसके दिमाग में एक विचार आया। वह मैरियत के पास गया और उसे सोफे से उठाया। मैं कहता हूं मैरियत, इसमें इतना घबराने की कोई बात नहीं है। अगर ये कुछ काल्पनिक है तो हम जानते हैं क्या करना है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम इस विषय पर दूसरे तरीके से सोचेंगे, है ना? मुझे लगता है ऐसा ही है, लेकिन एक और बात सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। वह बेचारा आत्मा। उस आदमी ने अपना वादा निभाया, बस बात खत्म हो गई, है ना? मैरियत ने सिर हिलाकर सहमति दी। अच्छा, एक बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। क्या तुम्हें यकीन है कि उसने सच में खाना खाया था? मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है। हमारा खाना खत्म होने के बाद मैंने अपने हाथों से उन्हें हटाकर रखा है। वे बर्तन अलमारी के तीसरे शेल्फ पर रखे हैं। कुर्सी पर बैठे बैठे मैरियत ने इशारा किया। ग्रीन उठकर बर्तनों की जांच की और टिप्पणी की। जो सोचा था यह महज मन की कल्पना है। खाने को किसी ने छुआ नहीं है। इधर आओ, अपनी आंखों से देख लो। वे दोनों शेल्फ की जांच की। भूरे रंग की पाव रोटी पड़ी थी, प्लेट में बासी केक, बर्तन में संतरे का अचार। जैसे रखे गए थे वैसे ही पड़े थे, किसी ने छुआ भी नहीं था। यहां तक कि मैरियट के गिलास में भरी शराब भी पहले जैसी ही थी। तुमने किसी को खाना नहीं खिलाया। फील्ड ने कोई खाना नहीं खाया, कुछ पिया भी नहीं। वह यहां था ही नहीं। लेकिन सांसें। ग्रीन ने जवाब नहीं दिया। वह छोटे बेडरूम की तरफ बढ़ा। मैरियट की नजरें उसका पीछा कर रही थी। उसने दरवाजा खोलकर कान लगाकर कुछ सुना। बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। गहरी सांसों की आवाज लगातार आती रही। मैरियट जहां सामने वाले पढ़ाई वाले कमरे में खड़ा था, वहां भी उसे आवाज सुनाई दे रही थी। ग्रीन ने दरवाजा बंद किया और वापस आ गया। उसने इस बात का निपटारा करते हुए कहा, एक ही काम करना है, घर पर चिट्ठी लिखकर फील्ड के बारे में पता करो और इन दिनों मेरे कमरे में रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखो। मेरे पास अलग बिस्तर है, तुम्हें कोई असुविधा नहीं होगी। ठीक है, मैं राजी हूं। इस बार मुझे पास होना ही होगा। इस घटना के 1 हफ्ते बाद मैरियट को अपनी बहन से चिट्ठी का जवाब मिला। चिट्ठी के कुछ हिस्से उसने ग्रीन को पढ़कर सुनाए। उसकी बहन ने लिखा था, तुमने फील्ड के बारे में पूछा है। कुछ दिन पहले उसे बेसहारा हालत में उसके घर से निकाल दिया गया था, लेकिन वह कहीं और न जाकर घर के बेसमेंट में ही छिप गया। धीरे धीरे उसने भूख हड़ताल करके अपनी जान दे दी। उसके घर वालों ने इस बात को दबाने की कोशिश की। मैंने यह बात अपनी घर की नौकरानी से सुनी है। उसने फिर उनके चौकीदार के मुंह से सुनी है। 14 तारीख को उन्होंने फील्ड का मृत शरीर देखा। डॉक्टर ने उसकी जांच करके बताया कि उसकी मौत 12 घंटे पहले हुई थी। फील्ड बहुत भयानक दिख रहा था। वह 13 तारीख को मरा था? हाँ, ठीक उसी रात वह तुमसे मिलने आया था। मैरियट ने फिर सिर हिलाया।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप आगे किस तरह की कहानियां सुनना चाहेंगे। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।